नमस्ते एंड वेलकम टू इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। आज के मार्केट में कुछ स्टॉक्स ने धमाका किया और कुछ स्टॉक्स ने इन्वेस्टर्स को चौंका दिया। एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स आए, लेकिन एसेट क्वालिटी को लेकर एक बड़ा रेड फ्लैग सामने आया। वहीं पॉलीकैब ने अपना ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट रिपोर्ट करके सबको इंप्रेस कर दिया। HDFC AMC भी Q1 के जबरदस्त नंबर्स के साथ इन्वेस्टर्स के चेहरे पर स्माइल ले आया। टाटा ग्रुप की इंडियन होटल्स ने अपना 13th कंसेक्यूटिव ग्रोथ क्वार्टर रिकॉर्ड किया और NSDL के IPO को लेके भी एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल आया है। प्री IPO शेयर्स का लॉक इन आज से शुरू हो गया। बैंकिंग, हॉस्पिटैलिटी, AMC और IPO स्पेस सब कुछ कवर होगा आज के वीडियो में, तो एंड तक जरूर देखना और इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर ऐप डाउनलोड करना मत भूलना, ताकि मार्केट की हर मूव पर आपकी नजर बनी रहे। एक्सिस बैंक ने अपना काम 1994 में UTI बैंक के रूप में शुरू किया था, जिसे जुलाई 2007 में एक्सिस बैंक नाम दिया गया। आज ये HDFC और ICICI बैंक के बाद तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है। 30 जून 2025 तक बैंक के पास 10.6 लाख करोड़ का मजबूत लोन बुक था और पूरे देश में 5,879 डोमेस्टिक ब्रांचेस इंक्लूडिंग एक्सटेंशन काउंटर्स का वाइड नेटवर्क है, जो इसका स्ट्रॉन्ग रिटेल और रीजनल प्रेजेंस दिखाता है। प्राइवेट बैंक्स के बीच एक्सिस बैंक का 19% मार्केट शेयर है, जो इसे एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनाता है। यह बैंक अपनी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और कंसिस्टेंट ग्रोथ के दम पर आगे बढ़ता ही जा रहा है। कंपैरिजन में HDFC बैंक के पास 46% और ICICI बैंक के पास 24% मार्केट शेयर है। इस वजह से एक्सिस बैंक एक मजबूत नंबर 3 पोजीशन पर है, जिसके पास ऊपर जाने का काफी पोटेंशियल है। लोन बुक की बात करें तो बैंक की लोन बुक पिछले साल के मुकाबले 8.1% ईयर ऑन ईयर और पिछले क्वार्टर के मुकाबले 1.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ी है। ये ग्रोथ मेनली कॉर्पोरेट लोन्स की वजह से और SME लोन्स की वजह से आया है। वहीं रिटेल लोन्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग फ्लैट रहे और ईयर ऑन ईयर भी मार्जिनली ग्रो किए। बैंक के डिपॉजिट्स पिछले साल के मुकाबले 9.3% बढ़े, लेकिन पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 1% की हल्की गिरावट देखी गई। इसके अंदर कासा का शेयर थोड़ा गिरा और अब 40.3% है। बैंक का ग्रॉस NPA पिछले क्वार्टर के 1.28% से बढ़कर 1.57% हो गया और नेट NPA भी बढ़कर 0.45 तक पहुंच गया है। लेकिन यह बढ़ोतरी एक बार के टेक्निकल चेंज के चलते हुई है, जिसमें RBI के नए रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ लोन्स की क्लासिफिकेशन बदली गई। इसका इम्पैक्ट मेनली कैश क्रेडिट, ओवरड्रॉन अकाउंट्स और वन टाइम सेटलमेंट अकाउंट्स के स्लिप अप से आई है। ऑपरेटिंग एंड नेट प्रॉफिट क्वार्टर के मार्जिन्स में थोड़ी गिरावट रही ड्यू टू रेपो रेट कट्स, बट अदर इनकम की वजह से टोटल इनकम में 8% की ग्रोथ देखी गई। हाउएवर, NPAs में बढ़ोतरी के चलते बैंक का प्रोविजन तेजी से बढ़ गए, जिसकी वजह से बैंक ने पैट में ड्रॉप रिपोर्ट किया। Q1 FY26 में लोन ग्रोथ थोड़ी स्लो रही और NIMs में हल्की गिरावट देखी गई ड्यू टू रेपो रेट कट्स। सबसे बड़ा सरप्राइज एसेट क्वालिटी को लेकर था। स्ट्रिक्टर लोन क्लासिफिकेशन नॉर्म्स के चलते स्लिपेजेस, NPA और प्रोविजन सब बढ़ गए। बैंक अभी भी लोन नॉर्म्स को रिवाइज कर रहा है, जो सेकेंड क्वार्टर तक कंप्लीट होगा। इस एक्सरसाइज के चलते नियर टर्म में स्लिपेजेस और क्रेडिट कॉस्ट एलिवेटेड रह सकते हैं। हालांकि शॉर्ट टर्म प्रेशर बना हुआ है। बैंक ने अपना थ्रू साइकिल NIM गाइडेंस 3.8% पर मेंटेन किया है, जो स्टेबिलिटी का सिग्नल देता है। पॉलीकैब इंडिया के बेहतरीन रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद उसका स्टॉक आज 3% तक भागा। Q1 रिजल्ट्स में डीप डाइव करने से पहले जानते हैं कि पॉलीकैब करती क्या है। पॉलीकैब वायर्स एंड केबल्स की एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, जो एक B2B बिजनेस है। कंपनी का सबसे ज्यादा रेवेन्यू इसी सेगमेंट से आता है। केबल्स एंड वायर्स के अलावा पॉलीकैब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स यानी FMEG सेक्टर में भी प्रेजेंट है, जिसके अंडर वो फैंस, लाइट्स, स्विचेस, वाटर हीटर्स जैसे प्रोडक्ट्स बेचती है। और कंपनी पावर डिस्ट्रीब्यूशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स जैसे EPC कॉन्ट्रैक्ट्स भी लेती है। पॉलीकैब इंडिया ने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाया, जिसमें कंपनी का रेवेन्यू 26% से बढ़ा। इस ग्रोथ का मेन रीजन वायर्स एंड केबल्स बिजनेस का अच्छा परफॉर्मेंस था, जहां डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रॉन्ग रही और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। गवर्नमेंट के हायर स्पेंडिंग, बेटर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और राइजिंग कमोडिटी प्राइसेस ने इस ग्रोथ को सपोर्ट किया।
FMEG सेगमेंट ने भी ये मोमेंटम बनाए रखा। ये दूसरा क्वार्टर था जब ये सेगमेंट प्रॉफिट में रहा। प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर फोकस और कॉस्ट कंट्रोल की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई। कंपनी ने स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग, बेटर प्रोडक्ट मिक्स और स्केल का सही यूज किया, जिसका असर एबिटा पर क्लियरली दिखता है। 47% की ग्रोथ के साथ मार्जिन्स भी इंप्रूव होके 14.5% तक पहुंच गए। इस मार्जिन इंप्रूवमेंट का डायरेक्ट इंपैक्ट नेट प्रॉफिट पर भी पड़ा। प्रॉफिट 49% बढ़कर 600 करोड़ तक पहुंच गया। मैनेजमेंट का मानना है कि कोर सेगमेंट की डिमांड मोमेंटम गवर्नमेंट के हायर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और बेटर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के चलते सस्टेन्ड रहेगी। रिन्यूएबल एनर्जी में बढ़ते इन्वेस्टमेंट्स और डेटा सेंटर का तेजी से एक्सपैंड होना दोनों मिलकर केबल्स और वायर्स की डिमांड को काफी तेजी से बढ़ा रहे हैं। अल्ट्राटेक और अडानी ग्रुप जैसे बड़े प्लेयर्स भी अब इस स्पेस में एंट्री ले रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि छोटे और अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स मार्केट से बाहर हो जाए और ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स जैसे पॉलीकैब को एक सॉलिड बूस्ट मिले। HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी या HDFC AMC के शेयर्स आज सुबह के ट्रेड में 2% तक बढ़ गए और एक नया रिकॉर्ड हाई टच किया। रीजन था कंपनी के स्ट्रॉन्ग Q1 रिजल्ट्स। HDFC AMC HDFC बैंक की एसेट मैनेजमेंट आर्म है। कंपनी को HDFC ब्रांड का स्ट्रॉन्ग बैकिंग मिला हुआ है और इसका मैनेजमेंट टीम बैंकिंग, फाइनेंस और म्यूचुअल फंड स्पेस में काफी एक्सपीरियंस्ड है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड के साथ। आज के टाइम पर HDFC AMC के पास 8.3 ट्रिलियन के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट या AUM है, जिससे वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का लगभग 13% मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। जून 2025 क्वार्टर में HDFC AMC ने इंप्रेसिव नंबर्स पोस्ट किए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 25% से ग्रो हुआ। एवरेज AUM 8.3 लाख करोड़ तक पहुंच गया, 23% ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ। AUM में इक्विटी का कंट्रीब्यूशन भी 62% पर स्टेबल रहा। SIP फ्लोज में स्ट्रेंथ देखने को मिली, with the total SIP AUM touching 2 trillion mark. HDFC AMC's unique investors stood at 13.7 million versus 10.7 million at the end of Q1 FY25, reflecting 25% penetration in the mutual fund industry. इन सब फैक्टर्स की वजह से नेट प्रॉफिट 24% तक बढ़ गया। HDFC बैंक के पेरेंटेज और HDFC ग्रुप के ओवरऑल सपोर्ट की वजह से HDFC AMC का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी स्ट्रॉन्ग है। पैन इंडिया में 280 ब्रांचेस, 99,000 प्लस डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स। ये वास्ट नेटवर्क और स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड मिलके HDFC AMC को एक सॉलिड मोड देते हैं। ये मोड कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में भी दिखता है, जो पिछले कई सालों से 40% के आसपास रहा है। इंडिया में म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन अभी भी काफी लो है, लेकिन यंग पॉपुलेशन और ग्रोइंग फाइनेंशियल अवेयरनेस के चलते ये स्पेस आगे चलकर और ग्रो करेगा, जिसका मैक्सिमम बेनिफिट HDFC AMC जैसे मार्केट लीडर को मिलेगा। इंडिया के कैपिटल मार्केट्स में हो रहे स्ट्रक्चरल चेंजेस और फाइनेंशियलाइजेशन की तेजी HDFC AMC के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। IHCL के Q1 FY26 रिजल्ट्स के बाद कल स्ट्रॉन्ग ने स्ट्रॉन्ग ओपनिंग दिखाई। कंपनी के लगातार 13वें क्वार्टर में ग्रोथ पोस्ट की है, जिससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस क्लियरली दिख रहा है। इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड या IHCL टाटा ग्रुप का एक हिस्सा है और ये इंडिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनी है। कंपनी के पास 249 होटल्स है, जिसमें 27,000 प्लस रूम्स इंक्लूड है। ताज, विवांता, सिलेक्शंस, जिंजर जैसे पॉपुलर ब्रांड्स के अंडर। IHCL का बिजनेस मॉडल मिक्स है। कुछ होटल्स कंपनी खुद ओन करती है और बाकी एसेट लाइट मैनेज कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू ऑपरेट करती है। ये प्रेजेंस लग्जरी से लेके बजट सेगमेंट तक है और इंडिया के अलावा इंटरनेशनल लोकेशंस में भी इसका फुटप्रिंट है। IHCL के पास अभी 143 नए होटल्स का पाइपलाइन है, जिसमें 20,200 रूम्स और शामिल है। इनके कंप्लीशन के बाद IHCL का टोटल होटल काउंट 392 हो जाएगा और टोटल रूम इन्वेंट्री 47,000 प्लस कीज तक पहुंच जाएगी। IHCL ने Q1 FY26 में स्ट्रॉन्ग और रेजिलिएंट परफॉर्मेंस दिखाई, जबकि ये क्वार्टर यूजुअली होटल इंडस्ट्री के लिए थोड़ा लीन माना जाता है। रेवेन्यू 32% ईयर ऑन ईयर से बढ़कर 2041 करोड़ तक पहुंच गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 28% ईयर ऑन ईयर से बढ़कर 576 करोड़ हुआ, विद EBITDA मार्जिन ऑफ 28.2%। नेट प्रॉफिट भी 36% ईयर ऑन ईयर से बढ़कर 319 करोड़ तक पहुंच गया। रेवेन्यू ग्रोथ का मेजर रीजन था RevPAR यानी रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम में 11% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज, जिसमें एवरेज रूम रेट यानी ARR
स्ट्रॉन्ग रहा, चाहे वो बिजनेस डेस्टिनेशन हो या लीजर लोकेशंस में। जून में टेम्परेरी डिसरप्शंस जैसे फ्लाइट डिलेज और ऑपरेशन सिंदूर की वजह से, बुकिंग कैंसिलेशंस की वजह से ऑक्यूपेंसी रेट पर थोड़ा सा प्रेशर आया। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अगर ये डिसरप्शंस नहीं होते तो रेवेन्यू लगभग 2 से 2.5% और ज्यादा होता। फिर भी IHCL ने अपना 13th कॉन्सेक्यूटिव क्वार्टर का रिकॉर्ड परफॉर्मेंस डिलीवर किया, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल है। दूसरी तरफ कंपनी के मार्जिन्स पर थोड़ा प्रेशर आया, क्योंकि इस क्वार्टर में सैलरी हाइक्स पहले ही इंप्लीमेंट की गई थी, जिसका सीधा असर ऑपरेटिंग कॉस्ट पर पड़ा। लेकिन मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि इसका इम्पैक्ट आगे के क्वार्टर्स में स्मूथ आउट हो जाएगा। IHCL के Q1 रिजल्ट्स ने दिखाया कि कंपनी का बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग है और एग्जीक्यूशन भी टॉप क्लास। शॉर्ट टर्म चैलेंजेस के बावजूद लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रैक पे है। मैनेजमेंट ने FY26 के लिए डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ का टारगेट कॉन्फिडेंटली रिअफर्म किया है। Q2 का आउटलुक भी पॉजिटिव है, जहां MICE इवेंट्स, वेडिंग्स और डिप्लोमेटिक विजिट से स्ट्रॉन्ग डिमांड आने की उम्मीद है। कंपनी अपनी होटल पाइपलाइन को एग्रेसिवली स्केल कर रही है। Q1 में 12 नए होटल्स साइन किए गए और FY26 में 30+ ओपनिंग्स का प्लान है। एसेट लाइट मॉडल और मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए कैपिटल एफिशिएंट ग्रोथ मिल रही है, जो हाई मार्जिन फी इनकम जनरेट करता है। ओवरऑल IHCL का एक डाइवर्स ब्रांड पोर्टफोलियो, पैन इंडिया रीच और स्मार्ट एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी यूज लॉन्ग टर्म हॉस्पिटैलिटी बूम का एक स्ट्रॉन्ग बेनिफिशियरी बनाता है। IPO लॉन्च के पहले नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी या NSDL ने अपने शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म किया है कि 18 जुलाई से उनके सभी प्री IPO इक्विटी शेयर्स लॉक इन में चले जाएंगे। इसका मतलब यह है कि कंपनी के लिस्टिंग होने के बाद के 6 महीने तक अनलिस्टेड कैटेगरी में कोई भी ऑफ मार्केट बाय या सेल ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं होगा। यह स्टेप रेगुलेटरी नॉर्म्स के मुताबिक लिया गया है, जिसमें प्री IPO इक्विटी कैपिटल को लॉक इन करना मैंडेटरी है, ताकि लिस्टिंग के प्रोसेस के दौरान स्टेबिलिटी और कंप्लायंस मेंटेन रहे। NSDL से यह अपडेट स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि NSDL का IPO अनाउंसमेंट अब किसी भी वक्त हो सकता है। NSDL 1996 में एस्टैब्लिश हुआ था। यह इंडिया का पहला डिपॉजिटरी है जिन्होंने पेपर बेस्ड सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में शिफ्ट करने का काम किया। इंडिया के डिपॉजिटरी मार्केट में सिर्फ 2 बड़े प्लेयर्स हैं, NSDL और CDSL। जहां CDSL रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए फोकस्ड है, वहीं NSDL मेनली बड़े इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स के साथ काम करता है और ज्यादा रेवेन्यू कमाता है। आखिरी कुछ सालों में NSDL की फाइनेंशियल ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग रही है। 3 मेजर रीजन: रिटेल पार्टिसिपेशन में तेजी, ज्यादा से ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, जिससे डीमैट और डिपॉजिटरी सर्विसेज की डिमांड बढ़ रही है। सेकंड रीजन है फाइनेंशियल एसेट्स की तरफ शिफ्ट। लोग FD जैसे ट्रेडिशनल ऑप्शन से पैसा निकालकर स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं। डीमैट अकाउंट का एक्सप्लोजन, हर महीने नए डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं और पेनिट्रेशन अभी भी काफी लो है। ग्रोथ का स्कोप बहुत बड़ा है। NSDL के पास कुछ क्लियर एडवांटेजेस है जो इसकी IPO को और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं। इंडिया में सिर्फ 2 ही सेबी अप्रूव्ड डिपॉजिटरीज है और डिजिटल अडॉप्शन भी तेजी से बढ़ रही है, जिसका सीधा बेनिफिट NSDL जैसे प्लेयर्स को मिलता है। ये सब फैक्टर्स मिलके NSDL को एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी बनाते हैं। इंडिया का ओल्डेस्ट डिपॉजिटरी इस साल अपने IPO से 3,429 करोड़ रेज करने की प्लानिंग में है। सेबी ने इस लिस्टिंग को अक्टूबर 2024 में ही अप्रूवल दे दिया था और रिपोर्ट्स के हिसाब से लिस्टिंग जुलाई के अंदर हो सकती है। ये IPO एक ऑफर फॉर सेल है, जिसमें IDBI बैंक, NSE और SBI जैसे मेजर शेयर होल्डर्स अपना हिस्सा बेच रहे हैं। NSDL को डायरेक्ट कोई प्रोसीडिंग्स नहीं मिलेंगे। IPO के एक्साइटमेंट के बावजूद NSDL के प्री IPO शेयर्स में 20% तक की गिरावट देखने को मिली रीसेंट हाइस के कंपैरिजन में। ध्यान रहे, IPO लॉन्च का सेबी अप्रूवल 31 जुलाई 2025 तक वैलिड है। अगर उससे पहले IPO नहीं आया तो कंपनी को पूरा प्रोसेस दोबारा से करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कुछ डेली मार्केट अपडेट। इंडियन मार्केट्स लाल में बने रहे, जबकि ग्लोबल क्यूज स्ट्रॉन्ग थे। US स्टॉक्स ने रिकॉर्ड हाई टच किया और रिटेल सेल्स का स्ट्रॉन्ग डेटा और मजबूत इकोनॉमी के चलते FIIs दूसरे दिन भी नेट सेलर्स रहे, जबकि DIIs लगातार 9 सेशन से इक्विटीज के नेट बायर्स बने हुए हैं। जुलाई 2025 में अब तक FIIs ने 3,320 करोड़ की इक्विटी बेची है। मजबूत डॉलर के प्रेशर में रुपी आज भी कमजोर हुआ और 86.13 पर डॉलर पर 6 पैसे नीचे खुला। डॉलर के स्ट्रॉन्ग होने और US इकोनॉमी का पॉजिटिव डेटा के चलते गोल्ड प्राइसेस नीचे जाने लगे हैं।
ऑयल प्राइसेस थर्सडे को ऊपर चले गए क्योंकि इराकी कुर्दिस्तान के ऑयल फील्ड्स पर चौथे दिन भी ड्रोन अटैक्स हुए जो सप्लाई कंसर्न्स को बढ़ा रहे हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। दिस इज अक्षय जैन साइनिंग ऑफ। थैंक यू। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.